नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति पर रार। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया श्रेय, तो वहीं हरीश रावत ने समझौते पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार दौरा। ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के संग की वार्ता। कहा, राज्य में लोगों को नई पार्टी को देना चाहिए मौका। कृषि कानून वापसी की मांग पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। राजधानी देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की उठाई मांग। कोरोना की तीसरी लहर से स्वास्थ्य विभाग ने नहीं लिया कोई सबक। मंगलौर का सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। टेक्निकल स्टाफ के अभाव में वेंटिलेटर मशीनें हाँक रही धूल। वहीं रुड़की नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला उत्तराखंड में दूसरा स्थान, तो वहीं पूरे देश में मिला 101वां नंबर। मेयर गौरव गोयल ने सफाई कर्मचारियों और नगर निगम को दी बधाई। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे पर बनी सहमति को लेकर भाजपा में तो जश्न है, लेकिन कांग्रेस ने अब इसको लेकर भी सियासी जंग छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समझौते के दिन को काला दिवस करार दिया। उन्होंने समझौते के खिलाफ राजभवन और अदालत में जाने की चेतावनी तक दे डाली। पार्टी ने प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और समझौते की हकीकत को साफ करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। कुल मिलाकर परिसंपत्तियों के बंटवारे को दोनों राजनीतिक दलों ने अब एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा उत्तर प्रदेश से बनी सहमति को ऐतिहासिक करार दे रही है। पार्टी ने इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया। तो वहीं लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे से धामी जब देहरादून लौटे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। देहरादून की सड़कों पर रोड शो निकाला गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत कुछ और ही मूड में दिखाई दिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इससे पहले देहरादून पहुंचने पर केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए, तो हरिद्वार में हम लोगों से फीडबैक लेंगे। इससे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आप प्रभारी मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे। तो वहीं केजरीवाल ने हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड नव निर्माण कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के संग वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक व टैक्सी चालकों के द्वारा अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। उत्तराखंड के और दिल्ली के बीच में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका दें। तो वह उत्तराखंड के छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए
आपको बता दें कि उद्यान विभाग ने अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसे लेकर धनौल्टी में छोटे और मझोले किसानों के लिए उद्यान विभाग ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उद्यान विभाग के उप निदेशक और जापान सरकार के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सीधे छोटे किसानों से संवाद किया। जापान सरकार की मदद से 526 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में ये कार्य किए जाएंगे। जापानी तकनीक से फल, सब्जी, मसाले की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है। ये हॉर्टिकल्चर के मतलब कि एक तरह से हॉर्टिकल्चर को और मजबूत करने के लिए, हॉर्टिकल्चर को और विकसित करने के लिए प्रदेश में ये संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में जो आज का विषय है वो ये है कि ये जो अभी आपको हमारे एडवाइजर हैं ये जायका के, तो इनका विषय है स्मॉल होल्डर, मतलब इसको अगर हम कहें एक तरह से तो शेप है SHEP और स्मॉल होल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट प्लान। तो इसमें यह है कि छोटे किसानों को हम किस तरह से जो है कि मजबूत करें ताकि उनकी जो है। तो वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नवनियुक्त लोक कला एवं संस्कृति सलाहकार माया उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना है और साथ ही साथ इसके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराना भी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तराखंडियत नाम से चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं से हो चुकी है। तो वही गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिन्होंने उत्तराखंडियत की बात की हो, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हरीश रावत लगातार प्रयासरत है। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो अभी पिछले 1.5-2 साल से कलाकारों के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि जन जन तक ये योजना आ गई, वो योजना आ गई, सिर्फ योजनाएं आई हैं। अगर आप खुद घर घर जाके और सही मायने में कलाकार के पास जाके देखेंगे तो उन्हें कोई भी उस चीज का फायदा नहीं हुआ है। इवन संस्कृति विभाग से भी किसी कलाकार को कोई कार्यक्रम नहीं मिले हैं। जो भी योजना निकाली गई है वो शायद एक दायरे में ही है, उससे आगे वो नहीं पहुंची है। एज एन आर्टिस्ट लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हो गया था, कोरोना चल रहा था, मैं तब से लेके अभी तक इस कार्य में लगी हुई हूँ पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जितनी बारी पेपर वर्क भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो हमेशा रिजेक्ट होके वापस आ गया, उस पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं की गई है। मेरे साथ खुद 22 लोग मेरे साथ कलाकार जुड़े हुए हैं। ये मुझे भी पता है कि उन 22 लोगों को मैं अपने साथ कैसे लेके चल रही हूँ। ये तो मेरा अपना एक ग्रुप है और ऐसे हमारे उत्तराखंड में बहुत से ग्रुप हैं। जहां तक आपको शायद आपको भी वहां पे थोड़ा थोड़ा जाकर पता करना चाहिए, तभी आपको भी असलियत पता चलेगी कि कलाकारों का क्या हाल हुआ है इस 1.25-2 साल में। सालों का परिदृश्य इस नवगठित राज्य का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 21 सालों में कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है जो कलाकारों की बात करे, जो संस्कृति की बात करे, जो उत्तराखंडियत की बात करे, यहाँ के खान पान की, यहाँ के बोली, यहाँ के पहनावे की बात करे, यहाँ के जो कुजीन्स हैं उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की बात करे, यहाँ के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की बात करे। आप खुद सोचकर देखिए कि जो झिंगोरे की खीर राष्ट्रपति भवन में सर्व की जा रही है उसका श्रेय आखिर जाता है तो जाता किसको? मडुए का आटा हो, झिंगुरा हो, हमारा भट्ट हो, हमारा कुलत हो, ये सब आज जो है इतने ऊंचे दामों पर पहुंचे और आज इनकी इतनी डिमांड बढ़ी है। हमारे कंडाली की घास की डिमांड बढ़ी है क्योंकि उसकी चाय पत्ती इतनी फेमस हो रही है, सारी एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारा जो किया गया है और आज भी विपक्ष में रहते हुए भी लगातार किस तरह से माननीय रावत जी अकेले ऐसे नेता हैं जो कलाकारों की बात उठाते हैं। और तो और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहती हूं कि वही वो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में रहे जिन्होंने आप पत्रकारों के लिए भी कल्याण कोष बनाया, कलाकारों के लिए भी कल्याण कोष बनाया, कलाकारों के लिए, डगरियों के लिए, जगरियों के लिए बौना पेंशन, परित्यक्ता नारी पेंशन, इस तरह की 18 तरह की पेंशन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करने वाला, शुरू करने वाला हमारा पहला राज्य बना। और उसके बाद हमारे दक्षिण भारत के कई राज्यों ने हमसे उसका पूरा मसौदा लेकर उसका अनुसरण किया। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय हरीश रावत जी का जो कद है या जो उनका व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है कि कोई भी उससे अछूता नहीं रह सकता।
केंद्र सरकार ने, आपको बता दें कि भले ही 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। हालांकि कैंडल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी शामिल होना था, लेकिन हरीश रावत कैंडल मार्च के समापन पर मौके पर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मर्जी के खिलाफ ये 3 काले कानून बनाए, और आज जब उनको ये आभास हो गया कि उनकी जमीन हिल चुकी है, राजनीतिक रूप से उनकी जमीन हिल चुकी है, तब मजबूरी में उन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने इस बात पर अफसोस नहीं जताया। तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष समेत पूर्व विधायक नारायण पाल और प्रदेश सचिव नवतेज पाल मौजूद रहे। साथ ही बूथ के अध्यक्षों को जिला टीम की ओर से प्रशिक्षण भी दिया गया। बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि जो प्रदेश स्तर का हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था वो हरिद्वार में आयोजित हुआ था 11 और 12 अक्टूबर को। उसके बाद ये 27 अक्टूबर से विधानसभा वाइज चल रहा है। ये पूरे उत्तराखंड को 5 लोकसभाओं में बांटा गया है और एक दिन में 5 विधानसभाओं में 1 लोकसभा में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तत्वाधान में अब ये दूसरे चरण में प्रारंभ हुआ है, जो कि 17 नवंबर से चल रहा है, और एक दिन में फिर से 5 हो रहे हैं और लगभग 26 या 27 तारीख को दूसरे चरण का प्रशिक्षण हमारा पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर और गन्ना डालकर किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की गई और चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहली गन्ने से लदी बैलगाड़ी व ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल व बाल्टी देकर और उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले और लंबे समय तक चले। इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है और मैं पुनः आपके माध्यम से सत्र का शुभारंभ हुआ है, इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मंत्री अर्जुन पांडे जी के उपस्थिति में, और मुझे खुशी है कि हमारी मिल जो है अभी चालू हालत में है और जैसे जैसे हमारे यहाँ गन्ना आते रहेगा और हम किसी भी किसान को नहीं रुकेंगे, तो पूर्ण गन्ना हम देंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस सितारगंज एसडीएम तुषार सैनी ने तहसील परिसर में बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ एक मीटिंग ली और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर निर्देशित किया। आपको बता दें कि एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जो भी युवा 18 वर्ष की आयु का हो चुका है वो चुनाव से वंचित न रह सके और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। इसके लिए सुपरवाइजरों और बीएलओ को क्षेत्रों में सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इसमें हमने सभी बीएलओ को, सुपरवाइजरों को और हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सूचित किया था कि जो ये हमारा जो एक प्रयास है कि जो भी लोग अभी 18 साल के हुए हैं, जो भी उनका अधिक से अधिक उनका वोट बन सके और जो हमारा गणतंत्र है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके आने वाले। आपको बता दें कि बाजपुर में चीनी मिल के मृतक आश्रितों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा।
जहां मृतक आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया और सरकार से मृतक आश्रितों की मांग को जल्द ही पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। से यही मांग कर रहे हैं कि जो मृतक आश्रित चीनी मिल के जो लोग कर्मकार थे वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जगह पे उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो उनकी धर्मपत्नी अपने जिस भी बेटे को नॉमिनी करती है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये परंपरा चलती आ रही है। ये कांग्रेस सरकार के समय से 2007 से ये परंपरा चलती आ रही है। ये 2018 से जो है ये मृतक आश्रित की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन लोगों की जो है नियुक्ति दोबारा कर दी जाए। और इससे पूर्व में माननीय गन्ना मंत्री जी बाजपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में आए थे, मृतक आश्रित से मिले भी थे। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर दीपावली से पहले इन लोगों को जो है आदेश देने की बात कही थी कि मैं खुद स्वयं आके आप लोगों को आदेश दूंगा। और माननीय गन्ना मंत्री जी के द्वारा इन्हें एक झूठा आश्वासन दिया गया। उसके बाद मृतक आश्रित जो है अपने हक के लिए सांकेतिक कर्मिक अनशन कर रहे हैं। तो इस स्वच्छता रैंकिंग में काशीपुर नगर निगम उत्तराखंड में सबसे गंदे शहर के रूप में शामिल हो गया है। पिछली बार जहां 139वीं रैंक पाकर कुमाऊं में सबसे पहले पायदान पर रहा, तो इस साल जारी रैंकिंग में 203 अंकों की गिरावट के साथ 342वीं रैंक पर पहुंच गया। और ये हाल तो तब है जब नगर निगम साफ सफाई के दावे करता नहीं थकता। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था का असली चेहरा 2020-21 से स्वच्छ सर्वेक्षण में देखने को मिल रहा है। कि जब हम लोग कोरोना काल में भी दूसरे पायदान पे थे सफाई व्यवस्था को लेकर के शहर के अंदर, आज हालात ये है कि आज हम लोग आखिरी पायदान पे आ गए हैं। ये वास्तव में बहुत दुख का विषय है। तो कूड़ा बहुत कम है, दोनों तरफ रास्ता निकलना बंद हो जाता है, न पैदल निकल सकते हैं और बदबू इतनी आती है। और सामने कुआं का सौंदर्यीकरण रखाया है, इसका क्या फायदा। अगर हम प्रथम लाते हैं तो शायद कागजों में ला सकते हैं। जिस तरीके से गंदगियां हैं यहाँ पर, उस तरीके से तो मैं नहीं समझता। स्पष्ट वाली बात है, शिव डेयरी के पास है। जब हमने नगर निगम से कही तो उन्होंने कह दिया हमें बता दो कूड़ा जगह कहाँ डालना है, ये तो जगह कूड़े की है ही, कूड़ा ही पड़ेगा यहाँ। कोई सुनवाई नहीं है और 24 घंटे कूड़ा पड़ता आदेश है। ये बात सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी और कहते हुए भी कि काशीपुर नगर निगम उत्तराखंड में सबसे गंदे शहरों में शुमार हो गया। यदि थोड़ी सी भी शर्म मुझे लगता है नगर निगम की मेयर साहिबा को है, तो मुझे लगता है मानवता के आधार पर, एक अपने आप में शर्म के आधार पर कि मुझे शर्म आ रही है, इस आधार पर उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है, जिसके तहत जसपुर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने मंडी समिति कार्यालय में सभी ग्राम प्रधानों और बीएलओ सुपरवाइजरों की एक बैठक ली, जिसमें फॉर्म 6 और 7 पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने 18 साल की आयु पूरी करने वाले लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कहा। साथ ही कोविड-19 में मृतक मतदाताओं का नाम हटाने पर भी ध्यान देने को कहा। क्योंकि जसपुर की जो स्थिति देखें तो यहाँ पर फॉर्म 6, 7, 8 की जो संख्या है वो थोड़ी अपेक्षाकृत कम है। तो इसी कारण से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं और सुपरवाइज़र की मीटिंग ली गई और उनसे अपील की गई कि आप यदि फील्ड में निकलें और तो जहाँ पर आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनका नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाएँ। और अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या में हमारा रुड़की नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड में आपको जानकारी के लिए बता दें कि दूसरा स्थान मिला है, तो वहीं पूरे देश में ये 101 नंबर पर रहा। मेयर गौरव गोयल ने सफाई कर्मचारियों और नगर निगम को इस बाबत बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 2019 में रुड़की पूरे देश में 281 नंबर पर था, जबकि 2020 में घटकर 231 हो गया और अब ये प्रदेश में दूसरे दर्जे पर पहुंचा।
राजधानी देहरादून में बनने जा रहे शहीदों के शहीद धाम की आखिरकार शुरुआत हो गई, जिसके चलते लालकुआं में बने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, एनसीसी के कैडेट्स भी मौजूद रहे। साथ ही जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ के घर से मिट्टी ली गई और इस दौरान शहीद की मां अपने बेटे की शहादत को याद करते हुए थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि 6 साल बीत जाने को हैं, पर आज तक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर स्टेडियम, स्मारक और स्कूल तक नहीं बने। ये घोषणाएं कब पूरी होंगी? तो वहीं विधायक नवीन दुमका ने कहा कि ये वादे जल्द ही पूरे किए जाएंगे। तो इंस्टॉल हो गया, पर हमारे पास सीआर सिस्टम नहीं है और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू अभी आ रहा है, तो दोनों के लिए हम अभी प्रॉपर चैनल से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा मुख्य से भी बदल गए हैं, तो हम नए सिरे से भी दोबारा प्रस्ताव उनको भेज रहे हैं कि हमें सीआर सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। और रही बात उसकी वेंटिलेटर की, तो हमें अभी प्रॉपर वार्ड बन नहीं पाया ऊपर, जिसमें हमें अनुरोध किया हुआ है। डॉक्टर्स जितने भी हैं उनकी लगभग ट्रेनिंग चल रही है, 4th 3rd हो गए को लेकर स्टाफ हमारा ट्रेनिंग पे गया हुआ है। क्या है, स्वास्थ्य केंद्र की बात ना करें आप जितने भी रुड़की हॉस्पिटल से लेकर देहरादून के अस्पताल से लेकर आप धारचूला तक चले जाएं, उत्तराखंड सरकार की नीयत ही ख़राब है। अगर हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी तो उसके लिए ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर मशीन दे देंगे, एक्सरे मशीन देंगे, तो रेडियोलॉजिस्ट तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो अब जनता के सामने है, जनता की अदालत में सारा मामला आएगा। यहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं आसपास क्षेत्र के। यहाँ जब भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो पता चलता है यहाँ ना एक्सरे मशीन चल रही है, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है, तो वो शिकायत भी करते नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से 10 किलोमीटर रुड़की है, तो ये रुड़की जाते हैं तो बेचारे बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन और शासन से मेरी विनती है कि यहाँ पे आके ध्यान दे और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करे, क्या क्या कमी है सब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।